चीज क्या है कि लोग इस किसानों का एक ही कहना है कि हमको एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वो भी रिटेन में। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम रिटेन, मतलब ये गवर्नमेंट आनाकानी कर रही है जो भी एमएसपी पे। गवर्नमेंट का कहना है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन इन लोग को डर है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन आएगा तो एमएसपी खतरे में हो सकता है। ये जो गवर्नमेंट इंडिया में लाने जा रही है ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फेल हो चुका है। अब किसान को जो एमएसपी मिलता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही मिलता था, बाकी यूपी बिहार महाराष्ट्र के किसान लोकल व्यापारियों को बेच देते थे, जबकि ये लोग मंडी यानी आड़ती में ले जाते थे, जिस वजह से ये लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अब इन लोग को मारा जा रहा है। अब ये लोग क्या किए, हाईवे वगैरह को भी बंद कर दिए यहाँ पर। अब अलग अलग की लोग इस पर अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि ये लोग मारपीट ज़्यादा कर रहे हैं या फिर इनमें खालिस्तान के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। अब इन लोगों को पुलिस ने क्या लगा दिया, धारा 144 लगा दिया कि भाई आप एक जगह भीड़ में इकट्ठा नहीं हो सकते, कोरोना लगा है, ये लगा है। तो इन लोगों ने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कर दिया। 144 में 2 का गुणा करेंगे ना तो 288 हो जाएगा। किसानों ने कहा कि भैया ये मेरा 288 धारा है, धारा 288, देखिए धारा 288 लागू है। समझ में आ गया कि नहीं है क्या? इनका कहना है कि जब तुम 144 लगाते हो तो पुलिस घूम सकती है, पब्लिक नहीं घूमेगी। तो हम लोगों ने लगा दिया 288। अब ये एरिया हम लोग का है, यहाँ पुलिस नहीं आ सकती है। ऐसा किसान यूनियन ने कई बार कर चुके हैं यहाँ पर। अब ये बहुत उग्र रूप ले रहा है। और इसमें सबसे दुखद घटना कब हुई, जब लोग कहें कि ये लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ये दूसरी पार्टियों के चढ़ावे पे आ गए हैं। ये मतलब भारत के मतलब अलग मंसूबे वाले लोग हैं। और हमको जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो विरोध कर रहे थे लोग, उनका बेटा जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। सुखवीर सिंह पाकिस्तानी गोली से शहीद हो गए और इनके पिताजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको खून इसी बात पे खोल गया कि किसी शहीद का बाप अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, और जब इनको खबर मिली तो इन्होंने क्या कहा, भारत माता की जय। अब इसको अगर आप कहेंगे कि नहीं ये आतंकवाद है, ये गलत है, या किसी के चढ़ावे में आए हैं तो गलत है। खैर सरकार ने कहा है कि इनकी बातों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देंगे। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इसकी बातों को ध्यान से समझा जाएगा। अब गवर्नमेंट का कहना है कि कोरोना जो है, कोरोना में आप भीड़ मत इकट्ठा कीजिए। अभी बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ है, ये बिहार की भीड़ है, देख लीजिए इलेक्शन में जो किसानों पर नियम लग रहा है कि कोरोना है, तो इस भीड़ में कोरोना का नियम नहीं लग रहा था कि किसानों के लिए था। अर्बन नक्सल हो गए सब, मतलब अलग अलग टाइप के बोला जा रहा है, ताकि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन नहीं है। अब कुछ मैसेज फेसबुक वगैरह पे दिया जा रहा है कि किसानों का नहीं है बल्कि इस पे खालिस्तान, जबकि भारत से खालिस्तान का मूवमेंट खत्म हो चुका है। ये विदेश में है, थोड़ा लंदन में, थोड़ा कनाडा में। भारत में खालिस्तान की मांग नहीं है, और खालिस्तान की मांग रहती ना तो एक छोटे से पंजाब में 2-2 सेना के रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, खालसा रेजिमेंट। और कौन सा युद्ध भारतीय सेना ने नहीं जीता है जिसमें सिखों के खून न बहे हो वहाँ पर बहादुरी के, चाहे वो गलवान में अभी भी डटे हुए थे सब। तो ये गलत तरीका था बताने का। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो पता नहीं क्या एक मीडिया में इस तरह से हो रहा है। जैसे हम आपको थोड़ा सा पिछला बात बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले हाथरस मामला हुआ था, वो क्या सही था क्या गलत, उस पर जांच बैठ गई है। एसआईटी सीबीआई जांच करेगी, जो गलत है वो गलत रहेगा, जो सही है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उसी वक्त कहा गया था कि 100 करोड़ की फंडिंग आई है मॉरिशस से, वो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया? अगर रियल में 100 करोड़ आया था तो 100 करोड़ हाथरस के विकास पे लगा दीजिए, वहां तो एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी सब बन जाएगा। नहीं, वो पैसा केवल व्हाट्सएप पे आया था, व्हाट्सएप पे रह गया, केवल उस समय उस न्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए था। वो न्यूज क्या थी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से उस न्यूज की सत्यता की जांच हो रही थी ना, कि क्या मामला सही था क्या गलत था, वो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया इसकी कोई जांच नहीं हो रही। वो एक फेक न्यूज था, क्योंकि अगर था तो 100 करोड़ का ऐलान कर दीजिए कि हाथरस के विकास में 100 करोड़ लगेगा। कोझिकोड विमान दुर्घटना, कोझिकोड विमान दुर्घटना पे हम वीडियो बनाए थे, बहुत से रिसर्च करके। हम खुद तो पायलट है नहीं, 2-4 लोगों से संपर्क में, यूट्यूब पर आने के बाद से हमारे भी 2-4 लोगों से संपर्क हो गई, तो उन लोगों से बात कर करके बनाए। तो हम बड़ा रिसर्च करके वीडियो बनाए थे। वीडियो के बाद ऐसा बात आने लगा कि भैया ये विमान दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था, इसके चारों ओर 37 मस्जिद थी सब। हमको एक बात का डाउट हुआ कि इतना बड़ा रीजन हमसे छूट कैसे गया, क्योंकि हम आप जानते हैं मेरा कोचिंग का नाम खान जीएस रिसर्च सेंटर है। तो रिसर्च सेंटर हम बिना रिसर्च किए हम कैसे बना दिए, हम गलती ठहरा दिए कि रनवे के आगे खाई था जबकि आगे ये था। तो हम इस पे रिसर्च करना चालू किए, वहाँ के लोगों से संपर्क किए, सैटेलाइट इमेज दिए, तब हमको पता चला कि भाई साहब वो रनवे तो इस टाइप का था। देखिए तो यहाँ पर जहाज यहाँ गिरा है, अगर यहाँ से यहाँ तक 100 करोड़ की लागत थी ये भरने की मिट्टी, यह 100 करोड़ की लागत थी। अगर 100 करोड़ रुपया लग दिया जाता ना तो ये जो विमान यहाँ गिरा है यहीं आके अटक जाता, नहीं गिर सकता था। उसके बाद भी हमको लगा कि शायद यहाँ कहीं मस्जिद होगा यहाँ पे, तो फिर हम उसका पूरा इमेज निकाले। तब हमको समझ में आया भैया ये रनवे है, ये पूरा खाई है, यहाँ कई किलोमीटर तक कोई एरिया नहीं है यहाँ तक।
तो आखिर ये क्या हो रहा है भैया? जहाँ कुछ हो रहा है हर जगह कम्युनल चीज़ें। भैया किसान भी विरोध करे तो कम्युनल हो गया, स्टूडेंट फीस बढ़ने का विरोध करे कम्युनल हो गया, हम टीचर लोग रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट के लिए मांग कर रहे थे भैया जल्दी उसका डेट दो। खैर उसका तो डेट आ गया यहाँ पे, वरना कुछ और भी हो जाता। तो ये हमको समझ में नहीं रहा आखिर ये कौन किसान को कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो किसानों से बात करेंगे, मोदी जी ने भी बोला है कि हम किसानों से उनकी हर संभव बात करेंगे। हमारे कृषि मंत्री ने भी बोला है कि हम उन किसानों से बात करेंगे और इसका हम हल निकालेंगे। और हम तो ये कहते हैं भैया ये गांधी का देश है, यहाँ पे ऐसा दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है ना कि जो बातचीत से नहीं सुलझा सके। गवर्नमेंट को भी है, गवर्नमेंट का भी कहना है, ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट भी पागल है उल्टा सीधा थोप देगी। हाँ आप भी कुछ अच्छे से समझा दीजिए, कुछ थोड़ा सा आप भी हट जाइए और कुछ ये लोग भी हट जाएंगे। और किसान कुछ गलत नहीं मांग रहे, उनका मेन मांगना क्या है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि उनका कहना है कि आलू अभी बिक रहा है 40 रुपया, जब हमारी आलू खेत से निकलेगी तो आलू हो जाएगा 10 रुपया। भैया आप कहिए ना कि हमको कितना एक फिक्स प्राइस होना चाहिए। टाइगर बिस्किट 5 रुपया का है, किसी के माई का लाल का है जो 4 रुपया में उसे खरीद सके, नहीं। लेकिन किसान का गेहूँ 20 रुपया बिकेगा कि 26 की 18, आलू 20 जाएगा कि 10 जाएगा, 5 जाएगा कि 40 जाएगा, कोई पता नहीं है। यहाँ पर इकलौता बिजनेस भारत में किसानों का है जिसमें अगर ज़्यादा उत्पादन हो गया ना तो घाटा आपको लगने वाला है। और ये किसान लोग यहाँ पे, और मोदी जी भी समझ में नहीं आता। मोदी जी पता नहीं क्या दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो डाउट इस बात पर है कि मोदी जी को बंगाल का इलेक्शन लग रहा है और बंगाल में जाएंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह लगना चाहिए। अब यही वजह, वरना ये अचानक ये दाढ़ी क्यों बनाने लगे हमको तो डाउट है, पता नहीं। बट मोदी जी टेंशन नहीं लीजिए, ये किसान ज़्यादा उत्पादन थोड़ी करता है, सब मेहनत से काम करता है किसान। सब मेहनत से तो हमारे यहाँ काम किया जाता है अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा। जितना मेहनत लगन से अधिकारी और नेताओं ने काम किया और भारत को जी जान लगाकर करप्शन में एशिया में नंबर 1 बना दिया। यहाँ पर इसे कहते हैं मेहनत। करप्शन में टॉप 1 मेहनत है। बताइए तो इतना मेहनत क्या किसान कर पाएगा? क्या खेती में हम टॉप हो पाए? हम टीचर लोग, दुनिया में इतना टीचर है लोग, भारत को तो अच्छा बना ही नहीं पाए। देखिए नेताओं को, अधिकारियों को, तुरंत भारत को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। इसे कहते हैं मेहनत। हम लोग मेहनत ही नहीं करते हैं। लोग टीचर नहीं मेहनत करता है, कोई डिपार्टमेंट मेहनत नहीं करता है। मेहनत केवल ये अधिकारी नेता करते हैं। एशिया में नंबर 1 करप्शन पे हम लोग चले गए। लोग छोटका देश मालदीव, इसका करप्शन नहीं है। यहाँ पर जापान में करप्शन नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन पे टॉप चले गए लोग, एशिया में टॉप पे चले गए लोग। यहाँ पे हर जगह घूस दिया जाता है। आधार में नंबर सुधारना है घूस, डीएल बनवाना है घूस, कुछ भी कराना है घूस दे दो, तुरंत काम हो जाएगा। तो हम लोग टॉप पे चल रहे हैं। इससे क्या होता है कि दूसरी कंपनियां भारत में जल्दी आना नहीं चाहती, उनको पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है। खैर ओवरऑल एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। बहुत लंबा ट्विटर पे कैंपेन चलाया गया था। याद कीजिए सितंबर के शुरुआती वीक में सारे टीचर्स और स्टूडेंट ने मांग किया था कि रेलवे के एग्जाम डेट को क्लियर किया जाए। फाइनली उसको क्लियर कर दिया गया है। जो मिनिस्ट्रियल इनका एग्जाम था वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। खैर इसमें तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। मेन था आपका एनटीपीसी 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये मार्च तक चलेगा। तो एनटीपीसी वालों के लिए टाइम बहुत कम है। लेकिन ज़्यादा बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी की थी, आरआरसी में, ये वाली ग्रुप डी वाली। इसका एग्जाम अप्रैल से चालू होगा, जून तक जाएगा। तो देखिए इसमें भी आप फॉर्म भरे होंगे और इसमें भी भरे होंगे। इसके लिए तो आपके पास टाइम है, इसके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हालांकि इसके बैचेस तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे। अब इसके लिए और भी क्या क्या बनेगा बैच में वो एप्लीकेशन पे बता दिया जाएगा। और जो एडमिशन क्लोज कर दिया गया था एनटीपीसी वालों के लिए, अब उसको हम कल खोल देंगे। जितने लोग को उसमें एडमिशन लेना होगा आप 1-2 दिन में ले लीजिएगा। रीजन क्या, आप उस पर भी लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये एनटीपीसी वाले के लिए समझ में आ गया। बुक्स वगैरह आप ले लिए होंगे, बुक वगैरह हर जगह इंडिया में पहुंचा दिया गया है। आप ऑनलाइन में देखेंगे तो टॉप ट्रेंडिंग पे 1 पे चला गया। थोड़ा अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट वाले कुछ ज़्यादा ही उठा लिए थे लोग, इस वजह से बुक्स की थोड़ी शॉर्टेज आ गई थी। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।